बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, जिसमें हम शामिल करते हैं टॉप की स्टोरीज़, बड़ी कहानियाँ और उन स्टोरीज़ और कहानियों के पीछे छुपे हक़ाइक़। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं मुल्तान के सीनियर साफ़ी सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जो कि हमें इन स्टोरीज़ के पीछे जो पस पर्दा हक़ाइक़ होते हैं उनसे आगाह करते हैं। वेलकम टू स्टूडियो गिलानी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। वैसे सब अल्लाह का बड़ा शुक्र सर। माशाल्लाह, जो हमारे नाज़रीन हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बल्कि कई नाज़रीन तो हमें उन जो स्टोरीज़ हैं उनसे बाकायदा आगाह भी करते हैं कि आप हमारी इन कहानियों में बात करें, इन स्टोरीज़ में बात करें। और फिर जो हमारी टीम है उन स्टोरीज़ के पीछे जो हक़ाइक़ है उनका खोज लगा कर हमें आगाह करती है और हम प्रोग्राम में उनका ज़िक्र करते हैं। तो सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि पहले हम 2-3 जो कौमी इशूज़ हैं उन पर बात करते हैं। तो आज पहली सर ख़बर ये है कि हमारे तर्जुमान पाक फ़ौज हैं चौधरी शरीफ साहब, अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कल एक बड़ा अहम बयान जारी किया है कि जो हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है, उसमें जो अफ़गानी तारकीन वतन हैं जो अभी वापस नहीं गए, छुपे में हैं अनासिर, उनका हिस्सा, और जो भारतीय फ़ौजी हैं उनके पास, वो कहते हैं कि मुस्तंद हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि जो भारतीय फ़ौजी हैं उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी की कार्रवाई में शामिल हैं। तो सर, ये जो एक गठजोड़ है, इस पर आप कैसे रोशनी डालेंगे और किसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया आपका वैसी साहब। बड़ा मुफीद और बड़ा जामिया सवाल है आज आपका। कि बात यह है कि ये जो चाबहार इलाका है ना ईरान का, वहाँ पर भी यही किस्म के कारनामे सर अंजाम माजी में दिए जा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की हमेशा कोशिश रही किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन में इंतशार पैदा किया जाए, सुकून ना होए, उनको सुकून उनके लिए वो मसला रहता है। ठीक। नंबर 1। अब ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर मुख्तलिफ हिले बहाने, और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं जिसमें अफ़गानिस्तान है, और ख़ासकर वो लोग जिनको अरसा दराज से हम जिनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जिनको यहाँ खाने पीने की सहूलियात, दीगर मामलात मिले हुए, वो भी आजकल उनके अलाकार बने हुए। ठीक। जैसे अभी आपने कहा अफ़गानी, तो अफ़गानिस्तान के अवाम को चाहिए था, अफ़गानियों को चाहिए था कि देखें, इन्होंने, एक तो हम इस्लामी मुल्क हैं, वो हमारे भाई हैं, दूसरी बात ये कि वो दुश्मन के सहूलतकार ना बने। दुश्मन के, ये गिलानी साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई एक तो हमसाए हैं, दूसरा सर हम 40 साल से इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसका भी एहसास नहीं कर रहे हैं लोग। इनके देखें, एहसास उस वक्त होता है जब आप कोई दिल में बात सोचें। जब एहसान फरामोश इंसान बन जाता है तो वो किसी चीज़ को फिर सामने। गिलानी साहब, इसी में से एक ज़िमनी सवाल करना चाहता हूँ मैं, ये एहसान फरामोश क्यों बने? वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो हम लोगों को अरसा 40 साल से मेहमान नवाजी कर रहा है, तो हमें आज अपने मुल्क में धकेला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, ये ज्यादती कर रहा है हमारे। सर, अपनी मट्टी में वापस जा रहे हैं। सुन तो लेना, उनके नज़दीक ये जुल्म और ज्यादती है। अच्छा, ठीक है ना। वो कहते हैं जी बड़ा जुल्म और ज्यादती हमारे साथ हो रही है। नंबर 1। नंबर भाई, वो जुल्म और ज्यादती नहीं है, वो आपको हक बजाने हम भेज रहे हैं कि भाईजान जितना हम कर सकते थे आपके लिए किया, लेकिन क्योंकि यहाँ रह कर आपकी जो एक्टिविटी है वो इंतहाई मशकूक है, आपके कारनामे इंतहाई, मिसाल के तौर पर अगवा में आप लोग मुलव्वस, दहशतगर्दी में आप लोग मुलव्वस, चोरी चकारी में आप लोग मुलव्वस, अगवा बराए तमान में आप लोग मुलव्वस, अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में आप लोग मुलव्वस, भयानक कार्रवाई, सबसे बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये चीज़ें आपके कारनामे हैं। तो इतने कुछ होने के बावजूद मुझे बताइएगा, कौन चाहेगा कि आपको यहाँ ठहराया जाए? आपने तो मेहमान नवाजी का हक ही अदा नहीं किया। ये देखिए गिलानी साहब, मैं दोबारा एक और ज़िमनी सवाल की तरफ आता हूँ। ये तो जो कौम है खुद बड़ी मेहमान नवाज तस्वर होती है। सर देखिए, मेहमान नवाजी उसी वक्त तक ये लोग मानते हैं या करते हैं, वो जब इस चीज़ पे ज़ातियात पे ज़हन बन जाए ना कि जी इन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमें वापस भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, तो फिर मेहमान नवाजी नहीं देखी जाती। ठीक। वो आ जाता है खुन्नास दिमाग में, इनके दिमाग में खुन्नास आ गया। खुन्नास इस चीज़ का आ गया कि हम शुतर बेमहार भिले, हम लाहौर में भी घूमे, हम इस्लामाबाद में भी घूमे, हम फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खंड, हमें कोई पूछने वाला ना हो। अब इनका तरीका वारदात मां सवाए फराड के और कोई रहा नहीं था। जब भी आप इन इलाकों में देखते, उनको आप पकड़ते, मिसाल के तौर पर, तो वो ये 2 नंबर काम में मुलव्वस हैं। मिसाल के टायर स्मगलिंग कर रहे हैं, मनशियात के अंदर ये हैं, असला सप्लाई में ये हैं,
अफवाज पाकिस्तान पे हमले ये कर रहे हैं, थानों पे हमले ये कर रहे हैं, और हमारे शुमाली जो मामलात हैं उसके, ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा के शहर, उनके ऊपर साथ ये मसले। तो इस तरह कुछ सहने के बाद हम क्या आखिर फैसला ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया कि भाई इनसे माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी जाए कि हम माफ़ी मांगते हैं कि जहाँ से आप आए थे अब वहीं चले जाएं। अब उनकी तकलीफ है। अब उन्होंने देखा कि इसका आसान तरीका क्या है। उन्होंने हमारे दुश्मन को उनकी गोद में बैठ गए। पहले वो हमारी गोद में आए थे, जब हमने उन्हें कहा कि भाईजान हमारी गोद में बैठकर हमारी दाढ़ी नोच रहे हो, ठीक है, उठो यहाँ से। यानी कि फिर गिलानी साहब, आपके तो बात का मतलब ये है कि ये गोद में बैठ के खाने के आदी हैं। हाँ जी। अब उन्होंने देखा कि जनाब ये मामला, क्योंकि भारत को तो हर वक्त ऐसे बंदों की तलाश रहती है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, तो भारत ने फिर इनको पाल लिया। अब इसलिए हमने सोचा कि यार आप खुदारा अफगानिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट बार बार ये मुतालबा कर रही है, ISPR बार बार कह रहा है कि हमारे पास ऐसे शवाद मौजूद हैं जिनके अंदर ये लोग मुलविस हैं, और मुलविस नहीं है, हमने तो बाकायदा इनके हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं आर्मी के भारत के वो पकड़ लिए, ठीक है ना। और मुझे बताएं कि ये जो लोग आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, दोबारा अफगानिस्तान भाग जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये आसमान से तो नहीं आते, ये फ़ायदा उठाते हैं हमारे हमसाए मुल्क का। हम अब उधर की सरजमीन इस्तेमाल होती है, यहाँ आते हैं, वारदात करते हैं। अच्छा, वारदात में भी एक मसला है, मिसाल के तौर पे ज़हरी बात है, इनकी रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, बरादरी, मसले मिसाइल, इतने 40 साल रहने के बाद इन्होंने लोकल पठानों के साथ अपने मामला तय किए होंगे। अब उनको ये इस्तेमाल करते हैं। उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं कि मिसाल उधर से अफगानिस्तान से आए, ठीक है जी, और इधर आकर रिहाइश अख्तियार की, अपना टारगेट पूरा किया और निकल गए, ठीक है। अब हमारे जो खान भाई हैं, हमारे जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं, उनको भी एहसास चाहिए कि ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारी है, ये सरजमीन हमारी है। खुदारा आप रिश्तेदारियों को ना देखें, आप एहसास करें कितने ना जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, अफवाज पाकिस्तान के कितने जवान, कड़ियल माओं के जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये जुल्म और ज्यादती है, कब तक ये बर्दाश्त हम करेंगे? बॉर्डर पे हर वक्त जो हमारे जवान सीना तान कर जो खड़े हैं, उनकी वजह से हम सुकून रात को नींद सोते हैं। ठीक भाईजान ये बात ज़हन में रखें, ये जो हमारी नींदें हैं ना सारा दिन की, इसकी सारी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी है। अफवाज पाकिस्तान के सिपाही जो है वो बॉर्डरों पे पहरा दे रहा है और हमारी एक एक इंच को महफूज कर रहा है। बिल्कुल। तो खुदारा जो है ना, इसको गलत ना समझा जाए, गलत रंग ना दिया जाए। हाँ, जब तक हम आपकी मेज़बानी कर सकते थे किया, जब आपके कारनामे आया हो गए, आपका तस्वीर का दूसरा रुख हमने देख लिया, आपके तमाम कुछ जानने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन नहीं रही कि हम आपको मजीद यहाँ ठहराएं, आप लोग जाएं, आप अपने घर जाएं। अच्छा गिलानी साहब, सरजमीन हमारी है, आपने बड़ी प्यारी बात की। तो जाहिर बात है इस सरजमीन पर रहने वाले जो लोग हैं गुलदस्ते की मानिद हैं, फूलों की मानिद हैं। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो यही पंजाब की सरजमीन है, इस पर रहने वाले जो अवाम हैं, फूल हैं, गुलदस्ते हैं, उनकी सहूलत के लिए एक के इलेक्ट्रिक यानी कि के इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का आगाज़ किया है। उसमें सर कई किलोमीटर का सफ़र है सिर्फ 20 रुपये में। यानी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें एक मज़दूर मियाँ वाले का लड़का था, वो कहता कि मुझे दिहाड़ी 800 मिलती है, जिसमें से 200-300 मेरा किराया में लग जाता था। अब मैं 20 रुपये जाने के 20 रुपये आने में 40 रुपये में चला भी जाता हूँ। सर एयर कंडीशन बसें हैं, चार्जिंग की सहूलत मौजूद है, ख़वातीन के लिए अलग सिस्टम मौजूद है, यानी एक बाइज़्ज़त सफ़र के लिए। तो कई शहरों में इन्होंने मंसूबे का आगाज़ किया है, पहले मियाँ वाले में इफ्तिताह किया, फिर सरगोदा में। इस मंसूबे को सर किस निगाह से देखेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि जो भी अवामी मुफाद में काम किया जाए, मैं तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करूँगा। देखा ना, एक तो ये बात था कि माहौल दोस्त बसें हैं, माहौल दोस्त बसें हैं। अब ईंधन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आलूदगी को यानी कि दूसरा आलूदगी का मसला है। बिल्कुल, एक ईंधन इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, दूसरा आलूदगी का मसला है। तो ये इन्होंने जो फैसले किए बहुत अच्छे किए, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि जो इनको पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन चले देर आया दुरुस्त आए। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको फौरन तमाम पंजाब के शहरों में लॉन्च किया जाए, आवाम को सहूलत दी जाए, ताकि तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक, मखसूस एक जगह पे ना किनारा किया जाए कि जी लाहौर के लोग ही रहेंगे या नहीं पिंडी के इस्लामाबाद के रहेंगे। देखिए जो पसमानदा इलाके हैं उनको भी शामिल किया जाए, वहाँ की आवाम को भी सहूलत दी जाए,
और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तकामत अता करे हमारी मौजूदा हुकूमत को, कि आवाम के लिए कोई फलाही काम करें ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर ये वोट ले सकें। अच्छा सर, सीएम पंजाब साहिबा जिस तरह अवामी भलाई के काम कर रही हैं तो अवाम के उनसे तवक्कुआत भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में जो मुल्तान की आवाम है उन्होंने कुछ अखबारात में खुला ख़त जारी किया है। उस खुले ख़त में क्या है सर कि ब्रांड रोड गुलगश्त अब तो बड़ा मशहूर मारूफ रोड बन चुका है, मुल्तान की पहचान बन चुका है, ट्रैफिक जाम के मसाइल होते हैं। वहाँ पे सर एक 10 मंजिला प्लाजा बन रहा है, उसी को लेकर मुल्तान की हमने खुला ख़त जारी किया है कि उसमें कहा है कि ये जो 10 मंजिला प्लाजा, पहले ट्रैफिक कितने मसाइल हैं, तो ये तो बिल्कुल रोड को यानी कि डिस्टर्ब कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात, वो जो प्लाजा ना सर साहब, वो एक ऐसी शख्सियत का है जिसका नाम पहले जो उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी तनख्वाहें खाने में आ चुका है कि उनको तनख्वाहें नहीं देते हैं, उनके ओवर टाइम खा जाते हैं। और दूसरा, उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ चुका है। यानी पहले उनके जो कारनामे हैं वो बड़े भयानक हैं और अब वो एक और आवाम को डिस्टर्ब करने का एक उन्होंने प्लाजे की कहानी शुरू कर रखी है। तो इस पर मुल्तान की हमने अपील की है कि इस प्लाजे पे काम जो है फौरन रोका जाए और ताकि जो मुल्तान की आवाम आने वाली मुश्किलात में गिरफ्तार होने वाली हैं उसको इनसे निजात मिल सके। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? ये बात ये है अवैसी साहब कि अभी आप जैसे कि बता रहे थे कि 10 मंजिला इमारत बन रही है, असल में देखा यह जा रहा है कि जो मुतलका हमारे महकमे हैं जिनके करने के काम है वो कहाँ हैं, ठीक है, कि क्या ये 10 मंजिला जो इमारत बन रही है जिस रोड पे वाक़या है, क्या ये रोड उसके फ्लो को बर्दाश्त कर सकेगा? ठीक, पहली बात, जैसे कि अब वो बना हुआ चेज़अप बना हुआ है गुलगश्त में, जब वो चेज़अप पे ऊपर रात को ये हालत होती है कि वहाँ से आवाम आदमी का गुजरना महाल है, मोटरसाइकिल नहीं गुजरती, ठीक है। मुझे बताएं कि जब चेज़अप बनाया था उनकी जो पार्किंग की जगह थी, वो पार्किंग की जगह बजाय पार्किंग बनाने के वहां तो किराए पे दे दिया, दुकानें बन चुकी हैं, दुकानें मार्केट में चीजें बन चुकी हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि जब इस किस्म की एक्टिविटी होगी तो फिर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? नंबर 1। दूसरी, कानून ये है कि आप किसी भी तय खाने में कोई कारोबार नहीं कर सकते, लॉ है, ठीक है, कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन उसका भी परवाह नहीं, चेज़अप धड़ल्ले से चल रहा है। इसी तरीके से ये 10 मंजिला जो मसूफ आपने बताया कि इदारा बना रहा है, ठीक है ना, हाजी भी हैं, वो नमाजी भी वो हैं, ऊपर से जुल्फ़कार भी हैं, अंजुम भी हैं। हाँ सर, ये तो कमाल आपने तफसीर पेश कर दी। अंजुम भी हैं और फिर वो चौधरी भी हैं, चौधरी भी हैं। तो मुझे जब इतने कुछ उनके पास अख्तियारात हैं या उनके पास तो 5 स्टार शख्सियत हो गए, एजाज़ात हैं, तो उनको कौन रोकेगा? ये वो मसूफ है जो चीनी चोर भी थे, अच्छा, ये गैस चोर भी रहे, ये चीज सस्ती का नाम आप ले रहे हैं। हाँ जी, ये चीनी चोर भी पकड़े गए, चोरी में भी पकड़े गए, फिर इनके बाद खबर लगी कि ये जनाब गैस चोरी में पकड़े गए, फिर इनके ऊपर इल्ज़ामत लगाया कि जितने इनके वर्कर्स हैं उनको मुकम्मल तनख्वाहें नहीं दी जाती 40,000 के हवाले से, फिर इन पर इल्ज़ामत लगा कि वहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड नहीं हैं, फिर इनके पास इल्ज़ामत ये लगा कि वहाँ जो बच्चियाँ और बच्चियाँ काम कर रही हैं वो उनको जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये तो सर एक एतबार को धचका पहुंचा, सब कुछ होने के बाद फिर वो बिस्कुट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी वो गैर मियारी से होते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हरे भरे हैं। ये क्या है? हरे भरे हैं। अब ज़ाहिर पर पैसों की रेल फेल है, कोई मामला है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये अच्छा रोड है, ब्रांड रोड है, यहाँ पे 10 मंजिला इमारत बना दी जाए ताकि लोग उनको किसी एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ें मुयस्सर आ सकें। अब वो तो ठीक उनकी प्लानिंग है, क्योंकि पहले दौलत के अंबार उनके पास हैं, ठीक है ना जी, और अब मज़ीद वो चाह रहे हैं कि मज़ीद थोड़ी सी उसमें कुशादगी पैदा की जाए। तो जब इस किस्म के मामलात होंगे तो जो जिन्होंने नक्शा पास किया, जिन्होंने इस बिल्डिंग की अप्रूवल दी, तो मुझे पता है वो कहाँ सो रहे थे, वो भी तो आधा काम हो चुका है सर, आधा काम हो चुका है। तो इसलिए ये चीज़ें बनने से पहले इंतज़ामिया को चाहिए कि उसका देखे कि यहाँ पर जो पार्किंग कितनी होगी, लोग कितने आएंगे, इनके जो अपने स्टाफ की गाड़ियाँ वो कहाँ खड़ी होंगी। 10 मंजिला जो इमारत के जो स्टाफ है उनके अपने भी मोटरसाइकिल होंगे, बिल्कुल अपनी गाड़ियाँ भी होंगी। अच्छा, जो उनको सर्विसेज देने के लिए लोग आ रहे हैं, वेंडर मुख्तलिफ चीज़ों के, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी होनी है। ये तमाम चीज़ों को अगर आप टैली करें तो ये आने वाले दिनों में वाकई ना रोड सिर्फ जाम होगा, बल्कि जाम का भी जो आगे लफ्ज़ है ना उसको देख लें। लेकिन उससे इन लोगों को क्या परवाह है? हमें तो अपनी तिजोरी भरनी है, जेब भरनी है। और लोग भी पता नहीं वहाँ जाते हैं,
ठीक है ना, जहाँ पर वो उनको पता नहीं कुछ रोड जाम देखकर या पार्किंग ना मिलने पर कुछ दिली सुकून मिलता है। उस एक तासुर है ना कि जहाँ ज्यादा रश होगा वहाँ चीज या सस्ती मिलती हो या अच्छी मिलती हो, इसी तासुर के तहत और भी कई मामला होते हैं। देखें, एक ये मामला भी जहन में होता है और बाकी जो दीगर मामला हम लोग देखते हैं। मैंने किसी दोस्त से पूछा कि यार ये जब आपको पता है कि वहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग का मसला है और आप वहाँ एक चीज़ लेने के लिए तो ये आप जरा छोटे वहाँ चले जाए। उसने कहा सर बात है, आंखों को भी ठंडा कर लेते हैं और शॉपिंग भी कर लेते हैं। अच्छा सर, आंखें जी अल्लाह करे सबकी ठंडी हो अच्छे इरादों से। तो मुल्तान इंतजामिया को चाहिए कि भाई ये जो काम हो रहा है, आवाम ने खुला खत भी जारी किया, इस पर एक्शन लें और वज़ीर आला पंजाब जो है उनको भी इस मामले में कोई ना कोई इकदाम उठाना चाहिए। सर इंतजामिया की बात ही करते हैं, इंतजामिया का जिक्र छिड़ गया, चनाब का पानी उतरना शुरू हो गया है, बस्तियों से भी पानी जा रहा है, लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। इंतजामिया दावे कर रही है कि हम लोगों को रिलीफ का सामान भी दे रहे हैं, खेमे भी दे रहे हैं। तो सर ये जो अपने शेर शाह के इर्द गिर्द बस्तियाँ थी, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? सर दावे कैसे हैं? सुबह मेरी नवाज बाजवा साहब से बात हुई, चीफ हैं महकमा नहार के। अच्छा, बाजवा साहब। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब क्या सूरत हाल है। वो कहने लगे गुज़िश्ता 20 दिनों से हम लोग मौका पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब पानी नीचे जाना शुरू हो गया, लोग अपनी बस्तियों की तरफ जो जाना शुरू हो गए। उसके कई मामलात हैं। पहला मामला तो ये उनकी चोरी चिकारी, ठीक है ना। लोग, आपको पता है कि हम किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि सर ये इतना आसान या इतनी जल्दी नहीं होने वाला, इसको टाइम लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चनाब का जो पानी है वो अब ख़तरे से बाहर है, नीचे जा रहा है, दिन ब दिन उसमें कमी आती जा रही है और मुझे यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। चलो जी गिलास साहब, अल्लाह करे बेहतरी की तरफ मामलात जाएँ। सर बेहतरी कई मामलात में हमें देखने को चाहिए, मिलने को चाहिए, लेकिन उन मामलात में बेहतरी हमें देखने को नहीं मिलती जिनका ताल्लुक मामलात का अवामी इफलास से, अवामी महबूब से। ऐसे एक मामला पे बात करते हैं जिसमें बेहतरी आने की बजाय करप्शन में इजाफा होता जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि अवाम की बेहतरी के लिए शुरू किया गया था, लेकिन उसमें अवाम की बेहतरी नहीं नज़र आ रही। एक तो ये कि वही करप्शन साउथ पंजाब की खासकर हम बात करते हैं अपने वसेब की, फ़र्ज़ में खुरबुर्द गैर कानूनी कटौती होती है, ये शिकायत नई नहीं है, बड़ी पुरानी है। तो उसमें ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो करता धरता है, पूरी चेन है। इसको यहाँ पे देखते हैं, फिर पंजाब की सतह पे, फिर पाकिस्तान की सतह पे। सर क्यों नहीं इस पर तवज्जो करते? अवाम की शिकायत कम होने की वजह बढ़ती क्यों जा रही हैं? देखिए बात यह है कि जितने ये लोग हैं ये एक माफिया की शक्ल अख्तियार। देखें अब देखें कि जो गरीब आदमी अपने पेमेंट के लिए निकलवाने के लिए जाता है उसे 500-1000 रुपया देने पड़ते हैं। अगर वो 500-1000 रुपया नहीं देता तो वो कहते हैं जी आपकी अभी रकम नहीं आई, रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ठीक, नंबर 1। अब ये लोगों को जिनके पास डिवाइस हैं वो एक माफिया बन चुका है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आप जो ये शर्म नहीं आपको आती कि बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, ऐसे लोगों के ये मामला आता है जिनके पास 2 पल रोटी नहीं है 2 टाइम की, तो आप उनसे पैसे लेते हो? उसने कहा सर खुदा की कसम हम अकेले नहीं लेते, हमें मजबूर किया जाता है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा जी पुलिस वाले शाम को कहते हैं आपने 100 बंदों को आपने ये चलाया है, तो आपने मिसाल तौर पे 1 लाख कमाया, पहले तो हमारा हिस्सा रखो। फिर जनाब जो हमारा महकमा है जिन्होंने हमें डिवाइसें दी हैं, बैंक कहता कि आपने 100 बंदों को मिसाल के तौर पर इतने लाख रुपए, वो हमें कैश नहीं देते, वो हमसे पैसे लेते हैं। बैंक मतलब है कि आवे कवा भी करा सर, बैंक भी पैसे ले रहा है, बर वक्त पैसे नहीं देगा। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो अमला है वो भी हिस्सा मांग रहा है। फिर जिस इदारे में बैठकर हम दे रहे हैं वो कहते हैं जी हमारे 4 बंदों को भी नवाजें। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि जब इतना कुछ करना तो फिर हम कहाँ जाएं? हमारे हिस्से में तो 100-150 रुपये ही आता है फी बंदा। अगर हम 1000 भी लेते हैं तो ये सारे खाते हैं। अगर हम 500 लेते हैं तो हमारे हाथ वही आते हैं। लेकिन आज आप पुलिस खत्म कर दें, ठीक है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का अमला खत्म कर दें और बैंक वाले को फिर खत्म कर दें। मैं क्या कह रहा जी अगर मैं 1 रुपया भी ले लूं तो मुझे घंटा घर चौक पे फांसी दे। इसका मतलब बदनाम वो लोग होते हैं लेकिन उनके पीछे जो है ना अनासिर और होते हैं। वो कहते जी आप करें या ना करें। अब देखें ना, आपने 20 लाख रुपए बैंक से लेने, ठीक है, और वो मुझे पता है कि मैंने 20 लाख लेने। अब बैंक जाएंगे 2 घंटे लगा देगा कैश लेने के लिए। अब मैं लेके तो नहीं फिर रहा। अच्छा, दूसरी बात है कि मुझे बैंक लाएगा वो मुझे छोटा कैश दे देगा। देखो ब्लैकमेलिंग का तरीका, जान के तंग करेगा, कैश छोटा दे देगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर उसने 500 वाला नोट दे दिया, साथ
100 वाली कापियां भी चला दी। अब वो मैं कहाँ करूंगा पूरे उसको तरीकाकार ये है कि मुझे बजाय बड़ा कैश देने की, जब मैं उनको हिस्सा देता हूँ तो फिर मुझे ज़ाहिर बात है कि मैंने 10,000 देने तो 5-5 हज़ार वाली कापियाँ मुझे मिल जाएंगी और 1000 वाली या 500 वाली मिल जाएंगी, ताकि मुझे देने लेने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आम आदमी का जो तासुर होता है कि ये जो बैठे होते हैं एजेंट, ये बेचारे अकेले कसूरवार नहीं कर सकते, ये इनको मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। सर मजबूर भी किया जाता है, उनको इस तरफ राग़िब किया जाता है कि भाई कमाओ। वो तो ज़ाहिर बात है डिवाइस नहीं तो तुमसे ये डिवाइस वापस ले ली जाएगी, ये जाके किसी और को दे दी जाएगी। चले सर, मजबूर और ब्लैकमेल की अगर बात की जाए तो आम बंदा तो हो ही रहा है मजबूर और ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पे भी अब कुछ ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जो लोगों को मजबूर भी करती हैं, ब्लैकमेल भी करती हैं। ऐसे सर एक सोशल मीडिया पे एक ऐप है रिश्ता ऐप, जो कि लोगों को रिश्ता करने के लिए एक अच्छी ऐप के तौर पर सामने आई थी, लेकिन अब इस ऐप को लेकर लोगों को मजबूर भी किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो उनसे ना रिश्तों के नाम पर जो है ना, जो गरीब और शरीफ लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है, बाकायदा पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन रिश्तों के आड़ में जो ब्लैकमेलिंग का धंधा है वो भी जारी है। ये सर क्या कहानी है? देखिए, ये जो रिश्ता ऐप है ना सर, इसका तरीका वारदात ये है कि ज़ाहिर बात जब बच्चियों के रिश्तों के लिए लोग उनसे रब्ता करते हैं, फिर उनकी वो कुछ फोटोग्राफ ले लेते हैं। अच्छा। ज़ाहिर बात है कि दिखाने हैं। अच्छा, फिर उनको बहकावे में लाते हैं। मिसाल है कि जी लड़का दुबई है, लड़का बरतानिया है, लड़का फलाना है, ये देखें, लड़के की तस्वीर भेज दी, कोई दिखा दी, लड़का इस वक्त फलां जगह पे सेटल है। अब हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह पे हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए। अब वो कहते हैं देखें जी ये है, आपको थोड़ा रब्ता करना पड़ेगा, लंदन रब्ता करना है, बरतानिया में करना है, लड़का कनेडा में है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, मामलात हैं, यूँ खर्चा तो होता है ये थोड़ा सा आप, तो वो उनको बटोर से उनसे रकम बटोर इस मद में उनसे वो पैसे ले लेते हैं। अब ज़ाहिर बात जब वो वालिदैन भी चाहते हैं कि चलो हमारी बच्ची का रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। अच्छा, अगर वो लड़के वाले हैं तो लड़की का बताया जाता है कि लड़की बाहर है, और वो कहते हैं चलो लड़का भी बाहर चला जाएगा, वो भी कनाडा देख लेगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया देख लेगा, वो भी बरतानिया घूम लेगा, वो भी अमेरिका की सैल करेगा और कल को हमें भी ले जाएगा। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, नहीं होता। अच्छा, वो उनसे पैसे बटोर के अपनी जेब भर लेते हैं। एंड वो ये कहते हैं कि जी बात ये है, इतने राब्ते करने के बाद वो कहते हैं जी बात ये है कि जो मिसाल है लड़के वाले जो है ना, वो कह रहे हैं जी हम शादी तो करेंगे लेकिन शादी हमें अभी 2 साल देर है। अब वो कहते हैं जी हमने तो जल्दी करनी है। अच्छा, ऐसे ही लड़की वालों को कि जी शादी जो है ना आप कितनी जल्दी, उसकी नफ्सियात देख लेते ना पहले, कब करनी, जल्दी करनी, खेलते हैं उनके साथ। उस तरीके से उनको कैच कर ले और अपनी धंधा चलाया हुआ है। और लोग बेचारे मजबूर हैं, उनसे तस्वीरों के नाम पे ब्लैकमेल, उनको बाहर के चक्करों में ब्लैकमेल, उनको गलत रिश्ते दिखाने के ब्लैकमेल। क्योंकि ज़ाहिर बात जो अच्छे लोग हैं उनकी तस्वीरें भी आती हैं, अच्छी बच्चियों के रिश्ते, वो तस्वीरें ऐसे उनको कैश हो रही हैं, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, उसको एक तस्वीर कोई 100 जगह भेज दी। अब उनको तो नहीं पता कि मुल्तान में भी रिश्ता ये हमारा दिखाया जा रहा है, और रावलपिंडी में भी दिखाया जा रहा है, करोड़ पक्का में भी दिखाया जा रहा है, बस्ती मुलूक वाले को भी दिखाया जा रहा है, लाड़ अब तो हर बंदा चाहता है कि ये बच्ची हमें मिल जाए, ठीक है ना। जबकि बच्ची ने तो पहले कह रखा है कि जो हमने शादी करनी है, लड़का डॉक्टर होना चाहिए, लड़का या एसी होना चाहिए, लड़का तहसीलदार होना चाहिए, या लड़का पटवारी होना चाहिए। वो तो इस किस्म की उनकी डिमांड है। सही। तो आप जो है इलेक्ट्रिशियन है और वेल्डर है, उनको ये तस्वीरें भेज रहे हैं। आपका लड़का तो वेल्डर है, आपका लड़का तो इलेक्ट्रिशियन है, और उसको डॉक्टर बना के पेश किया जा रहा है। नहीं, वो तो अगली बात बाद में आएगी ना, वो तो बताना नहीं ना भी लड़की वालों की डिमांड ये है कि लड़का डॉक्टर चाहिए। ये तो उनको, ये तो मैंने बताया तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। अब लड़का, मैंने इलेक्ट्रिशियन ने लड़की देखी, ठीक है ना, या करियाने वाले ने लड़की देखी, या इजी पैसे वाले लड़की देखी, उसने कहा लड़की पसंद है, वालिदैन चौड़े हो गए, ठीक है ना, कि जी हमारे लड़के के साथ वो बिठा के मैच करके देख रहे हैं तस्वीरें, हाँ जी बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी, ठीक हो। सारे मामला करने के बाद उनसे पैसे शैसे खाए, बाद में उनको कह दिया कि जी वो कह रहे हैं कि जी 2 साल अभी देर है, ये है वो है, 100 बहाने करके रकम बटोर ली। तो लिहाजा जो हमारे घरेलू लोग हैं, फैमिलीज हैं, जिन्होंने बच्चियों और बच्चों के रिश्ते करने, खुदारा वो भी सोचें कि किसकी हत्थे चढ़ रहे हैं। बेहतर है कि आप लालच में ना आए कि जी अमेरिका बच्ची जाएगी या लंदन बच्ची जाएगी या कुवैत जाएगी, छोड़ दें, जहां नसीब होगा हो जाएगा। तो खुदारा वो भी लालच में ना आए और इन ठगों के हत्थे भी न चढ़ें। ठीक हो गया। चलो जी, फ्रॉड का सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन सर ये तो चलो सोशल मीडिया का फ्रॉड था, एक और फ्रॉड का सिलसिला कई अरसों से सामने आ रहा है। दूध को मनूर कहते थे, उसमें फ्रॉड के मुख्तलिफ केमिकल से तैयार शुदा दूध शहर में से, हमने कल प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि पठान रोड में दूध कहाँ से आता है। तो आज उसी सिलसिले खबर आई है सर, फूड अथॉरिटी की बड़ी शानदार कार्रवाई है
एक दूध फरोश माफिया था, उन्होंने सर का मखदूम नशी में चेकिंग की है, दूध रास्ते जो दूध लेके आते थे शहर में सप्लाई करते थे, लेकिन वो तैयार होता था सर केमिकल और मुज़र अज़ा से, ज़ाय किया हज़ारों मन दूध फिर लेकर आ जाते हैं। तो सर ये कार्रवाई रुकने में क्यों नहीं आ रही इतने उसके बाद भी, एक्शन के बाद भी? वैसे साहब ये जो महकमा फूड वालों की कोई कारकर्दगी नहीं है, ये हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ नज़ीर गिल साहब, ठीक है, उन्होंने मुसलसल इसके ऊपर काम किया और मुसलसल मुल्तान अपडेट इनकी खबरें लगा रहा था कि वहाँ इतने लोग इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं। और महकमा फूड के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक आधा काम डाल देते हैं, जिससे ये जो है ना हमारी गुडविल भी बन जाएगी, हमारी जो नेक नामी बदनामी का बहस बन रही है वो भी साफ हो जाएगी। ठीक हुआ ये असल में, मुझे बताएं कि अब इनको नजर आया कि मखदूम रशीद में ये 2 नंबर दूध बिक रहा है। भाई इधर तो धड़ल्ले से बिक रहा है, मखदूम रशीद के गर्दनवा में बिक रहा है, चौक चौराहों में बिक रहा है, मुल्तान में बिक रहा है, मुजफ्फरगढ़ में बिक रहा है, खानेवाल में बिक रहा है, कबीरवाला में बिक रहा है, यानी कोई जगह महफूज नहीं, कोई जगह महफूज नहीं। लेकिन चले उन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई की, ठीक है ना, उनका 2 नंबर माफिया का को रास्ता रोका, लेकिन वो रास्ता सिर्फ इस हद तक रोका गया है कि आज का दिन आप सब्र करें, एक आपका कंटेनर हम दूध का जो है 10-20 मन का वो ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद फिर आप अपना काम कर लीजिए। तो उनके बच्चे दूध नहीं पीते होंगे जो इस तरह हरकतें करते हैं? सिर्फ वही बात। सर मुझे ये बताएं कि चोर क्यों करता है, डकैती क्यों मारता है? उसे नहीं पता कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, मैं किसी के बच्चे को गोली मार रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे को गोली मार देगा, मैं मनशियात बेच रहा हूँ, कल को मेरे बच्चे मनशियात जमीन मुर्दा हो जाते हैं। छोड़ दें इस बात, ये चीज ही नहीं है ना। वो सिर्फ अपनी कार्रवाई में जब प्रेशर पड़ता है ना किसी SHO पुलिस सब इंस्पेक्टर या बीट के ASI पर भी, SP DC ने IG ने हुक्म दिया कि जी मनशियात के पर्चे दो, तो वो अपने से उठाकर पर्चे डाल देते हैं, अपने से उठाया मनशियात और वो पर्चा डाल दिया। अब मिसाल के तौर पर्चा कैसे डाल दिया, अब बंदा पूछेगा इनके पास हेरोइन कैसे आ गई? वो उन्होंने पाउडर लिया, हमारा जो मैदा लिया, मैदे में कुछ मिलाया, ठीक है ना, मिलाने के बाद उस पर डाल दिया 1 किलो। अब मुझे बताया जज ने पी के देखना है पाउडर है कि नहीं है? सही है। जज ने कहां से देखना है? 1 किलो माल खाने में चला गया जी, जाया कर दो, जाया भी हो गया। वो भाई SP बैठे एक दिन, RPO CPO सर जोड़ के बैठे, 2-2 4-4 सूटे लगाएं, चेक करें 1 नंबर है कि नहीं है। उनको पता चल जाएगा। हाँ, उन्हें पता है कि ये तो पता नहीं काला गुड़ लुक बना के हमें भेजी जा रहे हैं, असल माल बिक गया, असल माल बिक गया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे अफसरान हैं, हाँ जी, वो ऐसे ना जमा कराएं, बकायदा खुद छोटे लगा के चेक। सर कुछ चेक एंड बैलेंस हो ना ठीक है कि माल खाने में प्रैक्टिकली चेक करें। सर माल खाने में जो आपने 1 मन चर्च पकड़ के भेजी, तो वो 2-4-6 महीने साल के बाद उसको आग लगा देते हैं, लाग भी लग गई। और भाई वो 2 नंबर है, पता लगे नस्वार को आग लगा दी, वो 2 नंबर है, असल जो माल था वो निकल गया है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदारा उसका चेक एंड बैलेंस हो। जिस माल खाने को आग लगाई जा रही है, जिसको वो जाया कर रहे हैं, जिसको दरिया बुर्द कर रहे हैं, उसको देख तो लें, किसी नशे को बुला के पिलवा लें। खुद नहीं पी सकते तो कि भाई चेक कर, ये पी के तेरे को नशा चढ़ रहा है कि नहीं। तो सर आप जा रहे हैं कि 2-3 नशे की पोस्टें भी पैदा करें? मैं हाँ, करें इसको, इस का एक्टिविटी। ठीक हो जी। अच्छा सर, आखिरी आज का हमारा इशू है जी गैर कानूनी तकरीरों का। जिस महकमे ने करप्शन को ख़त्म करना है, उसी के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एंटी करप्शन, जो लाहौर में बैठते हैं। उन्होंने मुल्तान में सर एक तैनाती की है, जो है 19वें ग्रेड की तैनाती है, डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान। लेकिन उन्होंने यहाँ पे 17 स्केल के हैं सर, बशार नबी साहब DSP साहब हैं, उनको यहाँ पे तैनात कर दी है। तो ये तो सर रूल्स की खुला खिलाफवर्जी है। ये ऐसा नहीं हुआ वैसे साहब, ये DG एंटी करप्शन ने काम किया, ठीक हो गया, ठीक है। डायरेक्टर जनरल DG ने मनपसंद लोगों को लगाया, बहावलपुर में भी लगाया और दीगर रेंज में भी लगाया, मुल्तान में भी जिसमें शामिल है। ये बेसिकली लोग हैं, ये 17वें ग्रेड के हैं। इनको प्रमोशन दी 18वें में देकर 19 में बैठा दिया। ठीक हो गया, इसलिए कि जी हजूरी भी होती रही, पसंद और नापसंद के मामलात को भी देखा जा सके और अपनी जो मामला तो उसको भी देखा जा सके। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि जब बिशारत नबी साहब हैं, ये बेसिकली DG खान के रहायशी हैं और राजनपुर में भी लगे रहे। आजकल वो मुल्तान एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर मुल्तान एंटी करप्शन है और बैठे हैं, मासूफ बीमार शुमार भी रहते हैं, ठीक, कमर में दर्द भी है और दीगर मसले मसाइल उनके चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ कोई एक्टिव बंदा नहीं था। सर कमर में दर्द की वजह से कैसे चलते फिरते होंगे? एंटी करप्शन का डायरेक्टर तो बड़ा एक्टिव होना चाहिए। उन्हें एक्टिव की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, वो अगर इस किस्म का कोई एक्टिव बंदा मिल गया तो वो तो इनको
तिकनी का नाच नचा देगा करप्ट लोगों को। यानी जान के मुसलत किया गया। वो कहते हैं ऐसे बंदे हों जो खुद ढीले डाले हों, खुद परेशान हों, खुद बेचारे बीमार शुमार हों, ठीक है ना, 2-4 केस सुन लें, 10-20 डेटे दे दें। और जब से ये मसूफ आए हैं, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, बेसिकली ये अरसा दराज से यहाँ मुल्तान में जब से आए हैं, बेशुमार लोगों के केस इल्तवा में पड़े। ठीक हो गया। 6 महीने से किसी की पेशी नहीं आ रही, 4 महीने कमर में दर्द उठे सकेंगे तो क्या समाप्त करेंगे? कोई चेक एंड बैलेंस इनका नहीं है, ठीक है ना। आप जब भी एंटी करप्शन में जाएंगे ना तो ये मिल सकेंगे, और इनके दरवाजे भी बंद है। साहिल के पास हम अगर इनके पीआरओ के पास हम सहाफी होकर चले जाए ना, तो वो इतना बंदा शातिर और चलाक इनका पीआरओ कि वो आपको जी 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 जी, ना उसकी किताब में पानी है, ना उसकी किताब में चाय है, ना उसकी अखलाकियात हैं, ठीक है ना, बाकी खबरें वो डेली भेज रहा है। अच्छा सर, ये बताएं, पीआरओ सारे जैसे होते हैं? तकरीबन पीआरओ साहब भी ऐसे ही थे, राव तस्लीम साहब का वो उनका कहना है कि ये भी ऐसे ही है। उनका कहना है कि सर बात ये है कि जब काम ऐसे टरकाव से चल रहा है, क्या जरूरत है? अब सहाफी नहीं जब मिल सकते तो आम साल कैसे मिलेगा? भाई दरवाजा खुला है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं जाके मिल लूँ डायरेक्टर साहब से, सर ये मसला ऐसे है, ये मसला ऐसे है। बेशुमार मैंने देखे डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान आके लगे, ठीक है ना, जिनके दरवाजे खुले हैं, जिन्होंने कभी पूछा तक नहीं। यहाँ जनाब इन्होंने जनाब 2-2 बंदे बिठाए हुए, सही है, उनकी इजाजत के बगैर बंदा अंदर घुस नहीं सकता। जब साहिल के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सिर्फ क्या है कि मुसलमान को बचाने के लिए, ठीक है, तू खा के आ गया, तू हमें खिला, मौजे मार, वहां पर यही तरीका है ना। तो आप उसको उनके खिलाफ घेरा तंग करें। हो सकता है कुछ बंदे जो आपके निचले अमला है उससे तंग हों, उससे परेशान हों, उनकी ब्लैकमेलिंग आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपके दरवाजे खुले हैं, वो आपको बताएगा सर आज मेरी पेशी थी, मुझे इन्होंने नहीं बुलाया या मेरी बात नहीं सुनी। तो कुछ मामला तो आप इसको देखें, ठीक है। लिहाजा आप अपने दरवाजे भी खुले रखें, अपना दिमाग भी खुला रखें, अपने जहन को भी बड़ा करें, और अपनी तकर्री जैसे कैसे भी हो गई आप उसको नाम पैदा करें, नाम रोशन करें, ठीक है जी। बशारत नबी साहब आए थे, उन्होंने यहाँ तकर्री रही है, ठीक है ना, उन्होंने मेरिट की बशारत दी, ठीक है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है। चलिए गिलानी साहब, खाने खिलाने से याद आया, खाने का वक्त हो रहा है, तो खाना हमने भी खाना है, और खाना खाने के नाज़रीन तो ज़ाहिर बात आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम दोबारा नए इश्यूज़ के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे, चटपटी खबरों के साथ, खट्टी मीठी खबरों के साथ, और चटपटे हक़ाइक़ के साथ। इजाज़त चाहते हैं, लेकिन याद से कि अपनी राय से आपने हमें ज़रूर आगाह रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।